Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice set 9. Please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of today's video. Here is the first question. Name the 20th century poet who translated the Bhagavad Gita in collaboration with Swami Prabhavanandan. क्वेश्चन है कि 20th सेंचुरी का वो पोएट कौन है जिसने भागवत गीता का ट्रांसलेट किया था, किसके साथ मिलकर? स्वामी प्रभावंदन के साथ मिलकर। तो दैट इज क्रिस्टोफर इसरवुड। तो याद रखेंगे, भागवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था क्रिस्टोफर इसरवुड ने, किसके साथ मिलकर? स्वामी प्रभावंदन के साथ। और कब? 20th सेंचुरी में, यानी कि जो क्रिस्टोफर इसरवुड हैं वो 20th सेंचुरी के पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोब एसोसिएटेड विद शेक्सपियर इज द नेम ऑफ अ थिएटर। तो हियर इज क्वेश्चन फ्रॉम शेक्सपियर की जो ग्लोब है वो किससे शेक्सपियर से जुड़ा हुआ है, और ये ग्लोब क्या चीज है? तो इट इज अ नेम ऑफ अ थिएटर। शेक्सपियर के एज में ड्रामा का डोमिनेशन था और इस वजह से उस टाइम पीरियड में बहुत सारे थिएटर्स हुआ करते थे, उन्हीं में से एक नाम है द ग्लोब। ये काफी फेमस थिएटर है। लेटर ऑन शेक्सपियर जो है इस ग्लोब का ऑनर भी बनता है, कुछ शेयर शेक्सपियर के पास भी होते हैं इस ग्लोब का, जो ग्लोब नाम का थिएटर है उसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, W.B. Yeats बिलोंग टू आयरलैंड। W.B. Yeats के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो येट्स आयरलैंड को बिलोंग करते हैं। ये आयरिश पोएट हैं और इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1923 में। तो W.B. येट्स को नोबेल प्राइज कब मिलता है? 1923 में। और ये किस कंट्री के? आयरलैंड के हैं। आयरिश पोएट के रूप में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 4, T.S. Eliot गॉट नोबेल प्राइज इन 1948। T.S. Eliot को नोबेल प्राइज मिलता है 1948 में। प्रीवियस वीडियो में किसी वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1922 हो गया था। 1922 में वेस्टलैंड का पब्लिकेशन होता है। तो याद रखेंगे कि नोबेल प्राइज टी एस एलियट को कब मिलता है? 1948 में। और जो इनकी फेमस वर्क है द वेस्टलैंड, उसका पब्लिकेशन होता है 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो किसका ऑटोबायोग्राफी है जिसका टाइटल है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड? दैट इज स्टीफन स्पेंडर। तो याद रखेंगे, स्टीफन स्पेंडर जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका टाइटल है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। Question number 6. A 20th century poetess longs for the vanished ideal world of innocence, health, and primitive charm. She contrasts it with the hell of a Sikh civilization. Identify her. Edith Sitwell. तो 20th century के poetess के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि longs for the vanished ideal world. ये चाहती है कि एक ऐसी आइडियल वर्ल्ड हो जिसमें इनोसेंस की बात हो। मीन्स जो आइडियल वर्ल्ड हो वो किस तरह का हो? इनोसेंस हो, उसमें हेल्थ हो, प्रिमिटिव चार्म हो। तो इसकी जो इच्छा रखने वाला वो कौन सी पोएटेस हैं जो कि 20th सेंचुरी के हैं? तो दैट इज एडिथ सिटवेल। याद रखेंगे, एडिथ सिटवेल। प्रेजेंट वर्ल्ड को क्या कहती हैं? हेल ऑफ अ सिख सिविलाइजेशन। Next question, in which work does W.B. Yeats pay a tribute to Lady Gregory and Anne Gregory and reminiscences the old glory of his ancestors? तो here is question from W.B. Yeats कि उन्होंने किस वर्क में लेडी ग्रेगरी और एन ग्रेगरी को लेकर ट्रिब्यूट दिया है और साथ में जो उनकी एंसेस्टर्स हैं उनके ग्लोरी के रिमिनिसेंस को प्रेजेंट किया है। तो दैट इज द टावर। W.B. Yeats का पोएम का कलेक्शन है द टावर। इसमें और इस जो ये कलेक्शन है इनके पोएम का द टावर, इसको इन्होंने ट्रिब्यूट किया किसके लिए? लेडी ग्रेगरी और एन ग्रेगरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट द पोएम लैपिस लेजुली। तो किसने ये पोएम लिखा है लैपिस लेजुली? तो इट्स W.B. Yeats। याद रखेंगे, W.B. Yeats से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो लैपिस लेजुली किसका वर्क है? W.B. Yeats का पोएम है। Question number 9. Who evokes supernatural atmosphere in his poems like The Listeners, Peacock Pie, and The Whale? तो here is question कि वो कौन पोएट है जिन्होंने अपने पोएम द लिसनर में, पीकॉक पाई में और द वेल, इन तीनों पोएम में जो सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर है उसको आह्वान किया है।
तो है वॉल्टर डी ला मेयर। याद रखेंगे वॉल्टर डी ला मेयर ने अपने पोएम्स द लिसनर्स, पीकॉक पाई, द वेल में सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर को क्या किया, प्रेजेंट किया है, एक तरह से क्रिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 10, द पोएट्स ऑथर्स हु बिकेम पोएट लॉरेट आर। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट दिया गया उन पोएट्स और ऑथर्स का जो पोएट लॉरेट के पद को संभालते हैं। तो उनमें से कौन कौन है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स देख लेते हैं। रॉबर्ट साउदी, विलियम वर्ड्सवर्थ, अल्फ्रेड टेनिसन, जॉन ड्राइडन, जॉन मैसफील्ड, रॉबर्ट ब्रिजेस। तो याद रखेंगे ये सारे जो ऑथर्स और पोएट्स हैं ये लोग कभी ना कभी अपने टाइम में पोएट लॉरेट के पद पे रहे हैं। कौन कौन, रॉबर्ट साउदी, विलियम वर्ड्सवर्थ, अल्फ्रेड टेनिसन, जॉन ड्राइडन, जॉन मैसफील्ड, रॉबर्ट ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 11, which poem of John Masefield contains a sinner's confession? जॉन मेसफील्ड का वो कौन सा पोएम है जिसमें इन्होंने सीनर्स के कन्फेशन को प्रेजेंट किया है? दैट इज द एवरलास्टिंग मर्सी। तो याद रखेंगे द एवरलास्टिंग मर्सी किसका वर्क है, जॉन मेसफील्ड का। इसमें इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, सीनर्स कन्फेशन को। तो जो सीन करते हैं, पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रीस्ट के सामने कन्फेस करते हैं, अपनी गलतियों को, अपने पापों को एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह से वो अपनी गलतियों और पापों का पछतावा करते हैं, पछताप करते हैं। तो ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट जो है जॉन मेसफील्ड ने अपने पोएम द एवरलास्टिंग मर्सी में प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पॉपुलर पोएम सी फीवर? तो किसने सी फीवर नाम की पॉपुलर पोएम लिखा है, जॉन मेसफील्ड। अगेन इट्स क्वेश्चन फ्रॉम जॉन मेसफील्ड कि सी फीवर नाम की पोएम जॉन मेसफील्ड की है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द ऑथर ऑफ द डे ऑफ द ट्रिफिड्स, an improbable scientific fantasy of the future which describes lethal plants which uproot themselves and walk, John Wyndham। इस क्वेश्चन में फैक्ट्स ये है कि द डे ऑफ द ट्रिफिड्स ये किसका वर्क है, तो ये जॉन विंडहैम का वर्क है। इसमें इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, इम्प्रोबेबल साइंटिफिक फैंटासी ऑफ द फ्यूचर। तो ये किस तरह का वर्क है, एक साइंटिफिक फैंटासी ऑफ द फ्यूचर है, which describes lethal plants which uproot themselves and walk। तो ये चीज इन्होंने अपने इस वर्क द डे ऑफ द ट्रिफिड्स में प्रेजेंट किया, कि इन्होंने जॉन विंडहैम ने। याद रखेंगे जॉन विंडहैम का वर्क है द डे ऑफ द ट्रिफिड्स। क्वेश्चन नंबर 14, हु आर नोन एज द शॉर्ट स्टोरीज राइटर्स 20th सेंचुरी? तो वो कौन से लोग हैं जो 20th सेंचुरी के जाने माने शॉर्ट स्टोरीज राइटर हैं? H.E. बेट्स, कैथरीन मैन्सफील्ड, V.S. प्रीचेट। तो याद रखेंगे ये जो तीन नेम है ये शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं और साथ में ये 20th सेंचुरी के शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, H.E. बेट्स, कैथरीन मैन्सफील्ड, V.S. प्रीचेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बॉयज बुक रिजेक्टेड बाय 56 publishers was finally accepted by Faber and Faber. Now it has been widely acclaimed and is on the school college syllabi in USA, England, India and many other countries. Identify the book. तो ये इस क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक, एक बुक के बारे में ये क्वेश्चन है कि उस बुक को 56 टाइम पब्लिशर्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो याद रखेंगे एक बुक है जिसको 56 टाइम पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया और फाइनली फेबर एंड फेबर ने उसे एक्सेप्ट किया पब्लिश करने के लिए। अब बताना है कि ये जो बुक है ये बहुत ही पॉपुलर हो गया और स्कूल कॉलेज के सिलेबस का पार्ट बन गया। कहाँ कहाँ, यूएसए में, इंग्लैंड में, इंडिया में और दूसरे कंट्रीज में। तो उस बुक का नाम बताना है। नेम ऑफ द बुक इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज और ये किसका वर्क है, विलियम गोल्डिन का। ये बुक एलटी ग्रेड के सिलेबस में शामिल है। तो याद रखेंगे लॉर्ड ऑफ फ्लाइज किसका वर्क है, विलियम गोल्डिंग का। और ये ऐसा बुक है जिसे 56 टाइम पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया और फाइनली फेबर एंड फेबर ने एक्सेप्ट किया। लेटर ऑन ये स्कूल कॉलेज का सिलेबस का पार्ट बन गया यूएसए, इंग्लैंड, इंडिया और दूसरे कंट्रीज में। और ये स्टोरी, इस बुक की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है। इसमें एक आइलैंड होता है जहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं लैंड कर जाते हैं, तो वहीं से रिलेटेड स्टोरी है। Question number 16. One of the Shah's plays
ridicules the popular romantic conception of the professional soldier's courage and incidentally the pretensions of the aristocracy identify it. So this is very famous drama of जीवी सा, आर्म्स एंड द मैन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वो कौन सा प्ले है जिसमें इन्होंने रिडिक्यूल किया है किसको लेकर, जो रोमांटिक कॉन्सेप्शन है प्रोफेशनल सोल्जर्स के करेज को लेकर, तो उसके लिए इन्होंने एक तरह से सेटायर किया, रिडिक्यूल किया है, और ऐसा इन्होंने अपने वर्क आर्म्स एंड द मैन में किया है। तो याद रखेंगे जैसे सोल्जर्स के करेज के रिडिक्यूल की बात आए और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आए तो वो एक ही वर्क है, दैट इज आर्म्स एंड द मैन। तो ये दोनों ही बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज और आर्म्स एंड द मैन। इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे विलियम गोल्डिंग का है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज और आर्म्स एंड द मैन किसका है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। इसमें इन्होंने क्या प्रेजेंट किया, सोल्जर्स के करेज को रिडिक्यूल किया है, मीन सोल्जर्स के बहादुरी को लेकर बहुत ज्यादा रोमांटिक कॉन्सेप्ट पॉपुलर होता है, तो उसी के अगेंस्ट इनका ये वर्क है आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स यहाँ पे एक आर्मी को फोर्स को इंडिकेट कर रहा है और मैन इज द पर्सन जो कि दूसरे सोल्जर से बिल्कुल अलग है, दैट इज कैप्टन ब्लंसली। अच्छी स्टोरी है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ प्लेस द सिल्वर बॉक्स एंड स्ट्राइप? वेरी सिंपल क्वेश्चन, द सिल्वर बॉक्स और स्ट्राइप के ऑथर कौन है, तो जॉन गैल्सवर्दी हैं। याद रखेंगे जॉन गैल्सवर्दी इज द ऑथर ऑफ द सिल्वर बॉक्स एंड स्ट्राइप। जस्टिस भी लिखा है, इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं और ये टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं मॉडर्न एरा के। तो याद रखेंगे जॉन गैल्सवर्दी का वर्क है द सिल्वर बॉक्स एंड स्ट्राइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अ ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट प्लॉट देयर इज? इट्स जॉन गैल्सवर्दी। तो जॉन गैल्सवर्दी का ही ये कमेंट है, स्टेटमेंट है, A human being is the best plot there is। तो ये किसका कमेंट है, जॉन गैल्सवर्दी का। कैसे याद रखेंगे, ह्यूमन बीइंग बेस्ट प्लॉट, ये तीन वर्ड है जो आपको ये रिकॉल कराएगा कि ये जॉन गैल्सवर्दी का क्या है, जॉन गैल्सवर्दी जो है इनका स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच नॉवेल अ गर्ल वियरिंग अ स्कारलेट sash means that she is a member of the junior anti-sex league? उस नॉवेल का नाम बताना है जिसमें एक लड़की स्कारलेट सैश जो है वो वियर करती है और उसका मतलब होता है कि वो मेंबर है एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक लीग की, और उसका नाम है जूनियर एंटी सेक्स लीग। तो वो नॉवेल है जॉर्ज ऑर्वेल का 1984। तो 1984 ये कोई डेट नहीं है, इट इज द टाइटल ऑफ अ नॉवेल रिटेन बाय जॉर्ज ऑर्वेल। याद रखेंगे 1984 क्या है, टाइटल है नॉवेल का, और किसका वर्क है, जॉर्ज ऑर्वेल का। और इसमें क्या पूछा गया है कि एक गर्ल है जो स्कारलेट सैश वियर करती है जिसका मतलब होता है कि वो लड़की जूनियर एंटी सेक्स लीग की मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच नॉवेल एल्डस हक्सले डिपिक्ट्स अ साइंटिफिक यूटोपिया ऑफ द वेल्सियन कॉन्सेप्शन? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। फैक्ट्स देख लेते हैं, एल्डस हक्सले से क्वेश्चन है कि इनका वो कौन सा वर्क है जिसमें इन्होंने साइंटिफिक यूटोपिया को प्रेजेंट किया है, वेलेसियन कॉन्सेप्शन के साइंटिफिक यूटोपिया को इन्होंने प्रेजेंट किया है, तो दैट वर्क इज ब्रेव न्यू वर्ल्ड। याद रखेंगे ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ऑथर है एल्डस हक्सली और इन्होंने इसमें डिपिक्ट किया है वेल्सियन कॉन्सेप्शन के साइंटिफिक यूटोपिया को। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वैसे जो सीरीज चल रहा है इसमें मैक्सिमम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, कभी ना कभी वो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेंगे जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल का टाइटल है 1984 और ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ऑथर है एल्डस हक्सले। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।